यार मित्रों, कैसे आप सब। समग्र बिहार के अंतर्गत जो हम जिलेवार अध्ययन कर रहे थे उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए ज़िले के बारे में हम यहाँ पर परिचर्चा करेंगे और वो नया ज़िला है हमारा भोजपुर, है ना। सबसे पहले हमने प्रमंडलों को उठाया था और प्रमंडल में सबसे पहले हमने पटना उठाया था। पटना प्रमंडल के अंतर्गत पहले वीडियो में हमने पटना देखा, दूसरे वीडियो में नालंदा। आज तीसरे वीडियो के माध्यम से हम भोजपुर के बारे में जानेंगे। भोजपुर के बारे में हम क्या क्या यहाँ पर जानेंगे, सबसे पहले इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भोजपुर ज़िला है, भोजपुर ज़िला का गठन कब हुआ, कैसे कैसे इसका विभाजन हुआ, कब कब हुआ, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके साथ ही उसका जो प्रशासनिक संरचना है, प्रशासन करने हेतु कितने अनुमंडल में और कितने ब्लॉक में इसको डिवाइड किया गया है, वो भी यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद इसका इतिहास देखेंगे कि इतिहास से संबंधित क्या क्या बातें हैं। इतिहास की बात करें तो हमारा प्राचीन काल से संबंधित, मध्यकाल से संबंधित और फिर आधुनिक काल में देखें तो आधुनिक काल में यहाँ से प्रश्न 3-4 बार अभी तक पूछे जा चुके हैं, उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्या, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भोजपुर है, भोजपुर ज़िले का जो सीमा है, सीमा किस किस ज़िले के साथ साझा करता है। साथ ही ये देखें तो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे डेमोग्राफी से, यानी कि यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितना है, लिंगानुपात, साक्षरता दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद कुछ भूगोल के बारे में भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पर पर्यटन और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन से थे, है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, चाहे वो राजनीति क्षेत्र से हो या फिर यहाँ पर देखें तो लिटरेचर से हो या फिर यहाँ पर देखें तो हमारा जो फिल्म है ना, फिल्म है, टीवी है, उससे संबंधित जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, उन सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही वृहद स्तर पर हम यहाँ पर जानकारी साझा करने वाले। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भोजपुर की। तो भोजपुर का जो लोकेशन आप देखेंगे, ये पूरा हमारा बिहार की संरचना है और बिहार की संरचना में यहाँ से गंगा नदी हमारी बहती है ना। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो भोजपुर का लोकेशन देखें तो दक्षिणी बिहार में, यानी कि गंगा के दक्षिण भाग में भोजपुर का लोकेशन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यह है हमारा भोजपुर, है ना। तो भोजपुर जो है वो गंगा के दक्षिण में देखने को मिलता है, जो उत्तर में सारण तथा बलिया से घिरा हुआ है ना। उत्तर में यहाँ पर देखें, ये हमारा भोजपुर है। भोजपुर के उत्तर में देखें तो बिहार के जिलों में देखें तो कौन सा हमारा सारण जिला है ना, उत्तर में। जबकि उत्तर में ही देखें तो उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला है उसके साथ भोजपुर का सीमा साझा होता है। तो उत्तर में देखें तो हमारा पहला क्या है, सारण है, और दूसरा बलिया है जो उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है, इससे सीमा साझा करता है उत्तरी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र में देखें तो पूर्वी क्षेत्र में क्या है, हमारा पटना है। पूरब में देखें, भोजपुर के पूरब में तो पटना है। उसके बाद पूर्व और दक्षिण, यानी कि दक्षिण पूर्व में देखें तो कौन सा जिला है, यहाँ पर अरवल है। दक्षिण पूर्व जो सीमा है वहां पर अरवल देखने को मिलता है, अरवल जिला है, उसके साथ सीमा साझा करता है। दक्षिण में देखें तो कौन सा है, हमारा रोहतास है। दक्षिण में देखें तो इन दोनों को भी देख सकते हैं, रोहतास और अरवल को, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो इसका लोकेशन क्या है, उत्तर दक्षिण, और इसका पश्चिम दक्षिण देखने को मिलता है। जबकि पश्चिम में देखें तो हमारा बक्सर जिला है। तो देखें भोजपुर का सीमा साझा तो ये 6 जिलों से करता है, बिहार के 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जबकि उत्तर प्रदेश का एक जिला है बलिया, उसके साथ अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं इतिहास के बारे में। तो अगर हम लोकेशन की बात करें भोजपुर का, तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो जब भी आप गूगल मैप पर सर्च करेंगे वहां पर जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दिखाई देगा वो कितना होगा। अगर अक्षांश की बात करें तो 25 डिग्री 10 मिनट से लेकर 25 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या पाया जाता है, हमारा भोजपुर। जबकि देशांतरीय विस्तार देखें तो 83 डिग्री 45 मिनट से लेकर 84 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। जबकि समुद्र तल से ऊंचाई देखें तो औसत,
लगभग देखें तो 193 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। अगर एक्यूरेट देखें तो एक्यूरेट है 192.989 मीटर, यानी कि समुद्र तल से जो ऊंचाई है लगभग 193 मीटर है। इसके साथ साथ यहां पर जो व्हीकल होते हैं, है ना, जो भी गाड़ियां होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन किस नंबर से होता है? BR03, यानी कि जो भी गाड़ी देखेंगे, गाड़ी जहां की होती है, जिस राज्य की, सबसे पहले राज्य होता है, उसके बाद हर जिले का एक कोड होता है। तो यहां पर देखें तो भोजपुर का क्या है? 03। तो जो भी गाड़ी रजिस्टर्ड होती है वो BR03 के नंबर से रजिस्टर्ड होती है। भोजपुर की एरिया देखें तो एरिया 2395 वर्ग किलोमीटर है। भोजपुर जो जिला है उसका एरिया 2395 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहां है? आरा है। ठीक है, अब देखते हैं इसका थोड़ा सा इतिहास कि ये जिला गठित कैसे हुआ। तो इसके उदय की बात करें, जो भोजपुर जिला है, भोजपुर जिले की उदय की बात करें तो 1972 में होती है। इससे पूर्व की बात करें तो इससे पूर्व यह शाहाबाद जिले के अंतर्गत आता था। शाहाबाद, है ना, कौन सा जिला? शाहाबाद। तो भोजपुर जिला जो है 1972 में इसका उदय माना जाता है। इससे पहले देखें तो ये शाहाबाद जिले के अंतर्गत आता है। शाहाबाद जिला इतिहास में आएंगे, मध्यकाल के इतिहास में, तो वहां पर ज्यादा समझ में आएगा। पहले इसका गठन कैसे हुआ वो समझते हैं। तो उदय 1972 ईस्वी में। इससे पूर्व यह शाहाबाद जिले के अंतर्गत आता था, जो 1972 में दो भागों में बट गया। शाहाबाद जिला इससे पहले था और 1972 में क्या हुआ? ये दो भागों में बट गया। दो भाग कौन कौन? भोजपुर और रोहतास। ठीक है, तो एक बड़ा सा जिला था, 1972 में दो भागों में बटा, भोजपुर और रोहतास। फिर पुनः देखें तो 1992 ईस्वी में भोजपुर का पुनः विभाजन हुआ। एक बार फिर से 1992 में भोजपुर का विभाजन हुआ और विभाजन के परिणाम स्वरूप एक स्वतंत्र जिले के रूप में कौन सा जिला उभर कर सामने आया? बक्सर। तो इसके बाद हम करेंगे जो बक्सर जिला, उसके बारे में भी देखेंगे। और बक्सर की भी बात करें तो कब बना? 1992 में, जब भोजपुर का विभाजन हुआ, उससे अलग होकर एक स्वतंत्र जिले के रूप में सामने आया बक्सर जिला। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? आरा है। और डिवीजन की बात करें, किस डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो हमारा पटना डिवीजन है, पटना डिवीजन के अंतर्गत आता है। प्रमंडलों की जो हमने बात की थी, तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब डिवीजन, यानी कि प्रशासनिक दृष्टि से इसका जो विभाजन किया गया है, सब डिवीजन यानी कि अनुमंडल। यहां पर देखें तो भोजपुर में 3 अनुमंडल है। पहला आरा सदर, दूसरा जगदीशपुर और तीसरा पीरो। पहला आरा सदर, दूसरा जगदीशपुर और तीसरा पीरो, यानी कि जो भोजपुर जिला है, भोजपुर 3 अनुमंडलों में विभाजित है। और ये 3 अनुमंडल के अंतर्गत 14 ब्लॉक है। ये जो 3 अनुमंडल है इसके अंतर्गत 14 ब्लॉक है ना। ग्राम पंचायतों की संख्या देखें तो भोजपुर में 228 ग्राम पंचायत है, जबकि गांवों की संख्या देखें तो 1244 है। ठीक है, तो ब्लॉकों की संख्या कितनी है? ब्लॉक, है ना, तहसील को हिंदी में बोलते हैं तहसील, अंग्रेजी में क्या होता है? ब्लॉक। तो 14 ब्लॉक है, 228 ग्राम पंचायत, जबकि गांवों की संख्या देखें तो 1244 है। 14 ब्लॉक है। 14 ब्लॉकों का नाम एक बार मैं पढ़ता हूं। आरा, अगियाव, बरहरा, कोइलवार, उदवंत नगर, संदेश, शहर, गरहनी, पीरो, तरारी, चरपोखरी, जगदीशपुर, बिहिया और शाहपुर। ये 14 तहसील है, 14 ब्लॉक है भोजपुर जिले के अंतर्गत। फिर से बोलता हूं, आरा, अगियाव, बरहरा, कोइलवार, उदवंत नगर, संदेश, शहर, गरहनी, पीरो, तरारी, चरपोखरी, जगदीशपुर, बिहिया और शाहपुर। ये 14 ब्लॉक 3 अनुमंडलों के अंतर्गत पटना जिले के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा सीटों की। जो विधानसभा का इलेक्शन होता है तो विधानसभा सीटें जो हैं भोजपुर के अंतर्गत 7 आती हैं। भोजपुर के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी? तो इसमें है पहला संदेश, बरहरा, आरा, अगियाव, तरारी, जगदीशपुर और शाहपुर। कितने? 7 विधानसभा सीटें हैं भोजपुर के अंतर्गत। कौन कौन से? संदेश, बरहरा,
आरा, अगियाव, तरारी, जगदीशपुर और शाहपुर। और इसके साथ साथ अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो एक लोकसभा सीट यहां से है और लोकसभा सीट का नाम क्या है हमारा? आरा। आरा लोकसभा सीट किसके अंतर्गत? भोजपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर है। वर्तमान में यहाँ के डीएम की बात करें तो वर्तमान में यहाँ के डीएम हैं श्री रोशन कुशवाहा, जो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। जबकि एसपी की बात करें, है ना, तो एसपी कौन है? श्री सुशील कुमार, जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। नगर निगम की बात करें तो एक यहाँ पर नगर निगम है जिसका नाम क्या है? आरा नगर निगम। तो ये हमने थोड़ा सा इसका इतिहास देख लिया कि कब इसका गठन हुआ, है ना। तो गठन कब हुआ? 1972 में। इससे पहले ये शाहाबाद जिले के अंतर्गत था और 1972 में शाहाबाद जिला दो भागों में बटा, भोजपुर और रोहतास। तब ये भोजपुर देखने को मिला। लेकिन 1992 ईस्वी में भोजपुर एक बार फिर से विभाजित हुआ और विभाजित होकर यहाँ से एक नया जिला बक्सर उभर के सामने आया। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम इसके इतिहास के बारे में। इतिहास देखें तो इतिहास इसका बहुत ही रोचक है, चाहे प्राचीन काल के समय की बात करें, मध्यकाल के समय की बात करें या फिर आधुनिक काल के समय की बात करें। तो भोजपुर की बात करें तो भोजपुर का जो आरा शहर है ना, भोजपुर का जो आरा शहर है, आरा शहर का जो नामकरण हुआ है वो संस्कृत के अरण्य से लिया गया है ना। संस्कृत के अरण्य से लिया गया है आरा शब्द, और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जंगल। ठीक है, तो भोजपुर जिला का जो मुख्यालय है आरा, उसका नाम कहां से लिया गया है? संस्कृत के अरण्य से, और इसका अर्थ क्या होता है? जंगल। एक मिथक ऐसा सुनने में मिलता है, मतलब मिथक माना जाता है कि भगवान राम के जो गुरु थे आचार्य विश्वामित्र, है ना, तो भगवान राम के जो गुरु थे आचार्य विश्वामित्र, उनका आश्रम यहीं कहीं आसपास में था, ऐसा मिथक सुनने को मिलता है। ठीक है, प्राचीन में देखें तो प्राचीन में जो शाहाबाद है ना, शाहाबाद जिले की अभी हमने बात की, तो प्राचीन में ये शाहाबाद मगध साम्राज्य का हिस्सा था, जिसके अंतर्गत पटना और गया के कुछ हिस्से आते थे। तो ये जो शाहाबाद जिला जो प्राचीन में था वो मगध साम्राज्य का हिस्सा था, जिसके अंतर्गत पटना के साथ साथ गया जिले के भी हिस्सा था। और विशेषकर कब? अशोक के साम्राज्य का जो समय काल था उस समय काल में। ठीक है, जिले का जो अधिकांश भाग है ना, जो हमारा भोजपुर है, भोजपुर जिले के अधिकांश भागों में भगवान बुद्ध के स्मारक दिखते हैं। इससे क्या प्रतीत होता है? इससे प्रतीत ये होता है कि अधिकांश भाग जो था वो भगवान बुद्ध से प्रभावित था। तो यहाँ पर जिले के अधिकांश भागों में भगवान बुद्ध के स्मारक देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी की, तो ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध जो यात्री थे वेनसांग शाहाबाद के मोहोसोलो, है ना, मोहोसोलो में आए थे। मोहोसोलो उनके जो विवरण है, विवरण में यह शब्द मिलता है, लेकिन इसकी व्याख्या किस गांव से? मसाड़ गांव से की गई है। यानी कि मसाड़ गांव जो है, मसाड़ गांव की बात करें तो ये आरा बक्सर जो सड़क है, आरा बक्सर सड़क पर आरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है मसाड़ गांव, जिसे वेनसांग के द्वारा शब्द क्या दिया गया? मोहोसोलो। तो 7वीं शताब्दी में जो वेनसांग थे वो शाहाबाद के मोहोसोलो में आए थे, और वो वर्तमान में कौन सा है? मसाड़ गांव, जो आरा बक्सर सड़क पर आरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। उसके बाद गुप्त वंश के समय काल की बात करें, गुप्त वंश के दौरान ऐसा माना जाता है कि भोजपुर जिले के इतिहास के बारे में सही से पता नहीं चलता। उस समय की बात देखें तो उस समय इसकी जो कमान थी, है ना, इस यहाँ की जो कमान थी वो आदिवासियों के हाथ में पहले था। लेकिन गुप्त वंश के समय काल में आदिवासियों के समय, है ना, आदिवासियों के हाथों से इसका कमान निकलकर जो वहां पर क्रूर डाकू थे, है ना, क्योंकि यहां से नाम से दिख रहा है क्या? जंगल। तो यानी कि जो वर्तमान भोजपुर है, पहले यहां पर जंगल हुआ करता था, और जंगलों में कौन? आदिवासी लोग रहा करते थे। तो पहले आदिवासियों के हाथ में कमान था, परंतु इस समय काल पर देखें गुप्त वंश के दौरान, तो यहां पर जो ये कमान आदिवासियों के हाथ में था, ये आदिवासियों के हाथ से निकलकर क्रूर डाकुओं के हाथों में चला गया। उसके बाद देखें तो उसके बाद जो मालवा के उज्जैन प्रांत है ना, मालवा का जो उज्जैन प्रांत है, उज्जैन प्रांत से यहाँ पर राजपूत लोग आए, जिनके राजा का नाम क्या था? भोज, है ना। तो उसके बाद क्या है? यहाँ पर मालवा के उज्जैन प्रांत से राजपूत आए, जिनके राजा का नाम था भोज, और ऐसा माना जाता है कि शायद
इसीलिए, है ना, राजा का क्या नाम था, भोज था, इसीलिए इस जिले का नाम भोजपुर पड़ा। ठीक है, ऐसा माना जाता है, कंफर्मेशन नहीं है लेकिन माना जाता है कि जो मालवा क्षेत्र से जो भी राजपूत आए उन्हीं के राजा के नाम पर इस जिले का नाम भोजपुर पड़ा। उसके बाद मध्यकाल के इतिहास से थोड़ा सा बात करें तो मध्यकाल के इतिहास में देखें तो जो बाबर था, है ना, बाबर जिसने क्या किया, अफगानों को पराजित किया, तो ये आरा में ही रहते हुए, है ना, बाबर जो था वो आरा में ही रहते हुए 1529 ईस्वी में अफगानों को पराजित किया और पराजित करने के बाद बिहार पर अपना अधिकार जमाया। तो बाबर इस क्षेत्र में रहा और इसी क्षेत्र में रहते हुए 1529 में अफगानों को पराजित करके बिहार पर अपना शासन स्थापित किया और इसके पश्चात ही इस क्षेत्र का नाम शाहाबाद रखा गया। शाहाबाद का मतलब क्या होता है, शाहों का शहर, है ना, शाहों का शहर। इसीलिए जब यहाँ पर बाबर का आधिपत्य स्थापित हुआ उसके बाद ही इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया, शाहाबाद, जिसका मतलब होता है शाहों का शहर। इसके बाद देखें तो इसके बाद अकबर ने शाहाबाद को अपने राज्य में मिला लिया। अकबर का ही एक मंत्री था मान सिंह, है ना, अकबर का ही एक मंत्री था मान सिंह। उसने जिले का राजस्व वसूली की बहुत ही कोशिश की कि यहाँ पर राजस्व वसूली किया जाए, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, है ना, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोगों के द्वारा विद्रोह यहाँ पर किया गया, परिणामतः यहाँ पर वो सक्सेस नहीं हो पाया। जगदीशपुर और भोजपुर के जो राजा थे, है ना, जगदीशपुर और भोजपुर के जो राजा थे उन्होंने मुगलों को पराजित किया था, ऐसा माना जाता है। भोजपुर के राजा हैं जो थे उन्होंने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किए। तब जाके जब शाहजहां आया तो शाहजहां ने उसके उत्तराधिकारी जो राजा थे प्रताप और उसके जो भी दरबारी थे, दरबारी को मरवा दिया। और उसके बाद से देखें तो भोजपुर का जो एरिया था, जो यहाँ पर विद्रोह हुआ करता था, ये विद्रोह इस समय काल पर शांत रहा, लेकिन फिर भी देखें तो मुगल यहाँ पर चैन से नहीं रह पाए। तो ये था क्या, हमारा मध्यकाल से संबंधित इतिहास। उसके बाद आधुनिक काल के बारे में सभी को पता है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन, वीर कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह इस क्षेत्र से नेतृत्व किए थे, जो आरा वाला क्षेत्र था। तो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी की बात करें 1857 की क्रांति से संबंधित, तो स्वतंत्रता सेनानी में सबसे पहला नाम किसका आता है, वीर कुंवर सिंह का, जो 1857 के क्रांति के नेता थे, है ना। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अगर प्रारंभिक परीक्षा की प्रश्न पत्र उठा कर देखें तो वहां पर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो स्वतंत्रता सेनानी में पहला नाम आता है वीर कुंवर सिंह, जो 1857 की क्रांति के नेता थे। उसके बाद यहां पर देखें तो दूसरा नाम आता है हरे कृष्ण सिंह, है ना, हरे कृष्ण सिंह। और हरे कृष्ण सिंह की बात करें तो ये वीर कुंवर सिंह के कमांडर इन चीफ थे। कब, जब वो 1857 का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय काल पर जो हरे कृष्ण सिंह थे ये वीर कुंवर सिंह के कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, दूसरा नाम याद रखिएगा। तीसरा नाम यहां पर है जगत नारायण लाल, है ना। जगत नारायण लाल की बात करें तो जो हिंदू महासभा था, है ना, हिंदू महासभा के भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी थे जगत नारायण लाल। उसके बाद अगला नाम देखें तो अगला नाम यहाँ से संबंधित है इस जिले से एसएन सिन्हा। और एसएन सिन्हा की बात करें तो ये संविधान सभा का जो अंतरिम प्रेसिडेंट थे यही बने थे। ठीक है, जब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का नामकरण हुआ तो नामकरण से पहले जो अंतरिम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, एसएन सिन्हा थे। ठीक है, तो एसएन सिन्हा कौन थे, संविधान सभा के अंतरिम प्रेसिडेंट। इसके साथ साथ जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके भी ये मेंबर थे 1910 से लेकर 1920 तक। इसके साथ साथ जो इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके भी ये सदस्य थे। कौन, एसएन सिन्हा। तो स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित ये सारी नामें महत्वपूर्ण हैं।
ठीक है। अब नामों की बात आई है तो थोड़ा सा और भी जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उसका और भी इसका भी चर्चा कर लेते हैं, फिर आते हैं हम कहाँ, ये हमारा अर्थव्यवस्था पर। तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में हमने स्वतंत्रता सेनानी देख ली, है ना, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में स्वतंत्रता सेनानी देख ली। उसके बाद अब राजनीति से संबंधित कुछ नाम यहाँ पर देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला नाम कौन सा आता है, बाबू जगजीवन राम। इसी जिले से संबंधित है, भोजपुर जिले से ही संबंधित है बाबू जगजीवन राम। और इनकी बात करें तो ये भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। साथ ही जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था 1971 में, इस समय काल में ये भारत के रक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो बाबू जगजीवन राम का नाम याद रखिएगा। ये पहले, है ना, पहले नहीं, भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था उस समय काल पर ये रक्षा मंत्री थे। दूसरा नाम यहां से आता है मीरा कुमार, है ना, मीरा कुमार भोजपुर जिले से संबंधित एक महत्वपूर्ण नाम है। और इनकी बात करें तो लोकसभा में ये पहली महिला अध्यक्ष थी, लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, जो भोजपुर जिले से संबंधित है। तो पहली महिला अध्यक्ष के साथ साथ ये भारतीय राजदूत भी रही हुई है स्पेन और यूके में, है ना, यूनाइटेड किंगडम में और स्पेन में ये भारतीय राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुकी है। कौन, मीरा कुमार। उसके बाद तीसरा नाम यहां पर देखें तो तीसरा नाम देखें तो राम सुभाग सिंह है, राम सुभाग सिंह। और इनकी बात करें तो ये जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री बहुत बार रह चुके हैं, जैसे खाद्य एवं कृषि मंत्री को लेकर, है ना, उसके बाद कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय रेल मंत्री रह चुके हैं। साथ ही ये 1969-70 के समय काल में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, जो भोजपुर जिले से संबंधित है, राम सुभाग सिंह। उसके बाद अगला नाम यहां पर देखें तो अगला महत्वपूर्ण नाम हो जाता है विंदेश्वरी दुबे, विंदेश्वरी दुबे। और इनकी बात करें तो ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, है ना, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। साथ ही राजीव गांधी के कैबिनेट में ये कानून एवं न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो बिंदेश्वरी दुबे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, और इसके साथ साथ जो राजीव गांधी का कैबिनेट था, राजीव गांधी के कैबिनेट में कानून एवं न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला नाम देखें राजनीति से तो अनंत शर्मा का नाम आता है। और अनंत शर्मा की बात करें तो ये भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं पंजाब और वेस्ट बंगाल के, है ना, जो हमारा पश्चिम बंगाल है और पंजाब है, दोनों का क्या रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं। इसके साथ साथ कई पदों पर केंद्रीय मंत्री के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखें तो और भी यहाँ पर नाम देखने को मिलता है, अमरेंद्र प्रताप सिंह, है ना, ब्रह्मेश्वर सिंह, शिवानंद तिवारी, रविशंकर प्रसाद। ये सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जो राजनीति से संबंधित है और भोजपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के अंतर्गत कुछ नामों को देखते हैं। तो इसमें पहला नाम हम देख सकते हैं भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। और इनकी बात करें तो 6वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, है ना, भारत के, है ना, 6वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ठीक है, कहां से संबंधित थे, भोजपुर से संबंधित थे। उसके बाद दूसरा नाम आता है, ठीक है, दूसरा नाम आता है यहां पर बीपी सिंह। और बीपी सिंह की बात करें तो ये भुवनेश्वर प्रताप सिन्हा के ही, भुवनेश्वर प्रताप सिन्हा के ही पोता थे, जो सुप्रीम कोर्ट में जज थे। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे कोर्ट है, उस पद पर भी ये रह चुके हैं। उसके बाद अगला नाम देखें, अगला नाम आता है यहाँ पर अनिल सिन्हा। अनिल सिन्हा की बात करें तो ये सीबीआई के भूतपूर्व डीजी रहे हैं। ठीक है, डीजी की बात करें तो डीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, भूतपूर्व डीजी रह चुके हैं, डीजी। ठीक है, समय काल देखें तो कब, 2 दिसंबर 2016 तक, 2 दिसंबर 2016 तक ये सीबीआई के भूतपूर्व डीजी रह चुके हैं। डीजी के साथ साथ ये डीआईजी भी रह चुके हैं, आईजी भी रह चुके हैं, किसमें, एसपीजी में। और एसपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जो हमारा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है इसमें भी ये डीआईजी और आईजी के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखें तो इसके साथ साथ एडिशनल सेक्रेटरी इन सीवीसी में भी ये योगदान दे चुके हैं। सीवीसी यानी कि
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि जो भी घपले वाला कार्य होता है, कोई भी अधिकारी घपला करता है तो उस पर सीवीसी बैठती है, तो उसके भी एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। ठीक है, कौन, अभी हमने नाम क्या लिया, अनिल सिन्हा, तो सीबीआई के भूतपूर्व डीजी रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एसपीजी में डीआईजी और आईजी रह चुके हैं। इसके साथ साथ एडिशनल सेक्रेटरी भी ये रह चुके हैं सीवीसी में। उसके बाद महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ से आता है शशि भूषण सहाय, है ना, इंडियन पुलिस सर्विस के ये अधिकारी थे शशि भूषण सहाय, जो भूतपूर्व डीजीपी बिहार के रह चुके हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम और आता है मुनीलाल, जो आईएएस अधिकारी हैं और ये भी भूतपूर्व एमपी रह चुके हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। अब महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एक और देखते हैं, किससे, यहाँ पर देखें तो जो हमारा गणित से संबंधित यानी एजुकेशन से संबंधित यहाँ पर देखें तो पहला नाम आता है यहाँ पर वशिष्ठ नारायण सिंह, जो एक महत्वपूर्ण गणितज्ञ है। अगला नाम अमितावा कुमार, है ना, तो पहला नाम हमने देखा वशिष्ठ नारायण सिंह, जो एक गणितज्ञ है और भोजपुर जिले से संबंधित है। अगला नाम आता है अमितावा कुमार, जो अंग्रेजी लेखक है। अगला नाम है मिथिलेश्वर सिंह, है ना, मिथिलेश्वर, ये हिंदी लेखक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो हिंदी में नोवेल लिखने वाले आचार्य शिव पूजन सहाय, ये सभी लिटरेचर के संबंध में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। अंतिम यहाँ पर देखते हैं व्यक्तित्व को लेकर टेलीविजन एवं फिल्म से संबंधित, यहाँ से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं इससे। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है एस.एच. बिहारी। एस.एच. बिहारी की बात करें तो ये बॉलीवुड में लिरिक्स देते हैं, है ना, बॉलीवुड में लिरिक्स देते हैं, जो भोजपुर जिले से संबंधित है। कौन, एस.एच. बिहारी। उसके बाद यहाँ पर देखें तो उसके बाद यहाँ पर विनायक पाठक है, जो एक एक्टर है, बहुत सारे फिल्मों में काम कर चुके हैं। उसके बाद अगला नाम आता है पवन सिंह, जो महत्वपूर्ण एक एक्टर सिंगर दोनों ही हैं। उनका नाम कौन नहीं जानता, ये भी भोजपुर जिले से ही संबंधित है। उसके बाद अगला नाम आता है नीरज पांडे। नीरज पांडे की बात करें तो ये भारतीय फिल्म निर्माता है, बहुत सारे फिल्मों का इनके द्वारा निर्माण भी किया गया है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा अ वेडनेसडे मूवी देखा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, बहुत ही चलने वाली मूवी है। स्पेशल 26, MS धोनी, है ना, बेबी, अय्यारी, ऐसे ऐसे जो हमारी मूवी है ना, फेमस मूवी, इन सब के निर्माता कौन हैं, यहाँ पर नीरज पांडे। इसके अतिरिक्त देखें तो और भी नाम यहाँ पर आ सकते हैं, नीतू चंद्र, जो एक एक्ट्रेस है ना। उसके बाद विशाल, आदित्य घोष, ये सभी क्या है, एक्टर है और ये सभी इस जिले से संबंधित है, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के अंतर्गत हम देख सकते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं थोड़ा इसके डेमोग्राफी पर। डेमोग्राफी क्या है भोजपुर की, तो भोजपुर की डेमोग्राफी की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जनसंख्या। और जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान में यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है वो 27,28,407 है। 27,28,407, जो संपूर्ण बिहार की जनसंख्या की बात करें तो 2.62% है। और जिलों में 38 जिलों में रैंकिंग की बात करें तो 20वें स्थान पर है। ठीक है, इसकी जो जनसंख्या है ना, भोजपुर की जो जनसंख्या है 27,28,407, वो जो हमारा कुवैत देश है ना, कुवैत देश, उसके लगभग उसके जनसंख्या के बराबर हमारा जो भोजपुर का जनसंख्या है माना जाता है, लगभग बराबर है। तो हमने क्या देखा, जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार 27,28,407, जो पूरे बिहार की जनसंख्या का 2.62% है। जबकि 2001 की जनगणना की बात करें तो 2001 में जनसंख्या कितनी थी, 22,43,144, जो सभी पूरे बिहार की जनसंख्या का 2.7% था। और उस समय काल पर 2001 में रैंकिंग देखें तो 19वां रैंक था। तो ये जो जनसंख्या है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में 640 जिले हैं। 640 जिलों में 145वें स्थान पर, जनसंख्या की दृष्टि से 145वें स्थान पर कौन आता है, भोजपुर जिला आता है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात करें, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1136 है। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 1136 व्यक्ति भोजपुर जिले में रहते हैं।
यहाँ पर जो जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि दर देखें 2001 से 11 तक, यानी कि 10 वर्षों में जो वृद्धि दर रही वो 21.27% वृद्धि दर रही। उसके बाद लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात कितनी है 918, और लिंगानुपात के आधार पर 38 जिलों में ये 20वें नंबर पर आता है लिंगानुपात के आधार पर। जबकि 2001 में लिंगानुपात देखें तो इससे कम था, यानी कि 918 था, यानी कि इसमें वृद्धि दर्ज की गई है और 2001 में 26वें स्थान पर ये आता था। साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर रोहतास जिले में कितनी है 70.47%, जबकि 2001 में देखें तो 58.96% रही थी। तो वर्तमान में साक्षरता दर कितनी है 70.47%, जबकि 2001 से हम कंपेयर करें तो 2001 में कितना था 58.96%। इसके अंतर्गत पुरुष और महिला साक्षरता दर देखें तो इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है बड़े स्तर पर। जैसे 2011 में पुरुषों की साक्षरता दर देखें तो 81.74% लोग जो है वो पुरुष की बात कर रहे हैं, तो 81.74% पुरुष 2011 के अनुसार साक्षर है, जबकि महिलाओं की बात करें 2011 के अनुसार तो 58.03% महिलाएं ही यहां पर साक्षर है। तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, 2001 की बात करें तो 2001 में जो पुरुष थे 74.2% पुरुष यहां पर साक्षर थे, जबकि महिलाओं की बात करें तो 41.8% ही महिलाएं यहां पर साक्षर थी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा दशकीय वृद्धि देख लेते हैं, जैसे सभी वीडियो में देखते हुए आए हैं। तो 1901 में देखें, 1901 में इस जिले की जो जनसंख्या थी वो 6,41,556 थी, मात्र 6,41,556। उसके बाद 1901 से 1911 तक देखें तो यहाँ पर निगेटिव यानी कि माइनस में जनसंख्या वृद्धि हुई, यानी कि 10 साल में 5.1% यहाँ पर लोगों की कमी आई, यानी कि यहाँ पर जो दशकीय वृद्धि रही वो माइनस में रही। जबकि 1911 से 21 तक देखें तो यहाँ पर भी माइनस में रही, कितना 2.6% माइनस में। 1921 से 31 तक देखें तो यहाँ से प्लस में दशकीय वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि 1921 से 1931 के बीच 9.5% दशकीय वृद्धि रही। 31 से 41 के बीच देखें तो 15.7%, 41 से 51 के बीच देखें तो 14.5%, 51 से 61 तक देखें तो 15.1%, 1961 से 71 तक देखें तो 18.8%। उसके बाद 1971 से 1981 के बीच देखें तो 19.4%। उसके बाद 1981 से 91 के बीच 18.6%, यानी कि यहाँ तक देखें तो 20 के नीचे ही रहा। लेकिन 1991 से 2001 के बीच देखें तो इसकी दशकीय वृद्धि जो थी वो 22.7% थी, जबकि यहाँ पर देखें 2001 से 11 के बीच तो अभी हमने कितना देखा 21.27% दशकीय वृद्धि रही। अब जनसंख्या में देखें तो धर्म के आधार पर अगर जनसंख्या देखें जो यहाँ पर निवास करते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हिंदू जनसंख्या देखने को मिलेगी। जितना भी जनसंख्या है उसका 92.3% यहाँ पर क्या है हिंदू जनसंख्या है। मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो 7.25%। अन्य राज्य के व्यक्ति जो यहाँ इस जिले में आकर रहते हैं 0.27%। ईसाई की बात करें तो 0.08%। जैन की बात करें जैन धर्म से संबंधित 0.05%। सिख धर्म से संबंधित 0.02%, जबकि बौद्ध धर्म से संबंधित 0.02% लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अब बात करते हैं भाषा की, यानी कि अगर हम किसी से बात करें यानी कि लोग जो बोलते हैं बोलने में किस भाषा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं बोलने की भाषा सबसे ज़्यादा यहाँ पर हिंदी है। यानी कि कोई भी व्यक्ति बोलने में सबसे पहला भाषा जो पसंद करता है वो है हिंदी, और उसकी अगर परसेंटेज देखें तो कितनी है 97.46%। उसके बाद उर्दू में क्या है 2.5% है। इसके साथ साथ लोग यहाँ पर भोजपुरी भी बोलते हैं, लगभग 2 लाख से अत्यधिक लोग यहाँ पर भोजपुरी ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं। तो अधिकतर यहाँ पर क्या बोलते हैं हिंदी बोलते हैं, और हिंदी बोलने का कारण क्या है यहाँ पर प्रव्रजन हुआ है, यानी कि दूसरे जगह से लोग यहाँ पर आकर रहे हैं। अभी हमने क्या देखा जो मालवा क्षेत्र से आए थे वो भी तो आकर यहाँ पर रहे, है ना। तो इन सभी कारणों से क्या हुआ हिंदी यहाँ पर अत्यधिक बोली जाती है।
अब थोड़ी सी बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल की बात करें तो ये क्या है, पूरे बिहार की बात करें तो बिहार का लगभग 95% क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र में देखें तो जो हमारा यहाँ पर भोजपुर है, भोजपुर क्या है, मैदानी क्षेत्र है। लेकिन यहाँ की मिट्टी की बात करें तो खादर मिट्टी ना होकर बांगर प्रकार की मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है, कुछ खादर कुछ बांगर प्रकार की। उसके बाद साथ ही जो हमारी ये यहाँ की जो टाल मिट्टी थी वो भी यहाँ पर पाई जाती है। तो भूगोल क्या है, मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर प्रमुख नदियों की बात करें तो प्रमुख नदी कौन सी है, एक तो यहाँ से गंगा निकल रही है और दूसरी सोन नदी। तो यहाँ पर प्रमुख नदी कौन कौन सी है, गंगा एवं सोन। जबकि सहायक नदियों की बात करें इस जिले में तो सहायक नदी कौन कौन सी है, कुम्हारी, चेर, बनास एवं गांगी, है ना। 4 सहायक नदियों में प्रमुख है कुम्हारी, चेर, बनास एवं गांगी। मुख्य फसलों की बात करें तो मुख्य फसल यहाँ पर चावल, गेहूं, मक्का और चना यहाँ पर मुख्य रूप से उगाया जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। चलिए अब आते हैं हम थोड़ा सा पर्यटन के बारे में, पर्यटन की दृष्टिकोण से थोड़ा देखते हैं कि पर्यटन यहाँ पर क्या क्या है। तो घूमने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी स्थल है जहाँ पर आप जाकर घूम सकते हैं। इसमें पहला देखें महत्वपूर्ण क्या है, सूर्य मंदिर जो तरारी में अवस्थित है और ऐसा माना जाता है कि ये 14वीं शताब्दी का निर्मित है, 14वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था, सूर्य मंदिर जो तरारी में स्थित है। दूसरा यहाँ पर क्या है, वीर कुंवर सिंह किला। वीर कुंवर सिंह किला जो है जगदीशपुर में अवस्थित है और वहां पर भी आप जाकर घूम सकते हैं पर्यटक की दृष्टिकोण से। उसके बाद घूमने की अगली जगह क्या है, महाराजा कॉलेज, है ना, महाराजा कॉलेज जो आरा में है वहां पर भी घूम सकते हैं। अगला देखें तो यहाँ पर शाहजी मंदिर है जो 5 गुंबद वाला मंदिर है। और भारत में देखें तो ये जो शैली है 5 गुंबदों वाली मस्जिद, तो भारत में इस शैली का बना हुआ ये दूसरा, है ना, दूसरा ये मस्जिद है 5 गुंबद वाला मस्जिद। इस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, कौन सा, शाहजी मस्जिद 5 गुंबद वाला। ठीक है, उसके बाद अगला देखें तो मौला बाग का करबला मस्जिद है, मौला बाग का करबला मस्जिद। और इसकी बात करें तो ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब के समय काल में ये बना हुआ था और ये आरा में स्थित है। अगला देखें घूमने की जगह अरण्य देवी मंदिर है जो आरा में है, वहां पर भी आप जाकर घूम सकते हैं। और वहां पर देखें तो एक प्रतिमा है, किसकी, आदि शक्ति की, एक आदि शक्ति की प्रतिमा है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रतिमा है पांडवों के द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो आप यहाँ पर भी जाकर घूम सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखें तो यहाँ पर क्या है, चतुर्भुज नारायण मंदिर। चतुर्भुज नारायण मंदिर की बात करें तो जो हमने यहाँ पर देखा था पीरो अंचल देखा था, पीरो ब्लॉक देखा था। तो पीरो ब्लॉक के जो चतुर्भुज गांव है, चतुर्भुज गांव में ये अवस्थित है, यहाँ पर भी आप जाकर घूम सकते हैं। उसके बाद अगला है यहाँ पर जगदम्बा मंदिर। और जगदम्बा मंदिर की बात करें तो जो चरपोखर हमने देखा था, है ना, चरपोखरी जो अंचल है, चरपोखरी अंचल के मुकुंदपुर जो गांव है, मुकुंदपुर गांव में अवस्थित है जगदम्बा मंदिर। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण मंदिर है यहाँ पर पार्श्वनाथ मंदिर। और पार्श्वनाथ सबको पता है जैन धर्म से संबंधित है। तो ये मंदिर क्या है, जैन धर्म से संबंधित है। और कहाँ पर अवस्थित है, मसाद गाँव में। ठीक है, मसाद गांव में। उसके बाद अगला मंदिर यहाँ पर क्या है, महामाया मंदिर जो सहार अंचल है, ठीक है, शहर अंचल, इसके अंतर्गत जो एकवारी गांव है, एकवारी गांव में ये अवस्थित है। और ऐसा माना जाता है कि मुगल काल में इसका निर्माण किया गया था महामाया मंदिर का। उसके बाद अगला है जैन सिद्धांत भवन। नाम क्या है, भवन, जैन सिद्धांत भवन। लेकिन ये क्या है, एक पुस्तकालय है जैन धर्म से संबंधित। जितनी भी पांडुलिपियां है, पांडुलिपियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी आप घूमकर आनंद ले सकते हैं। जैन सिद्धांत भवन, ठीक है, ये क्या है, एक पुस्तकालय है, जैन धर्म से संबंधित पांडुलिपियां यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद अगला यहाँ पर एक आश्रम है, पैहारी जी का आश्रम, पैहारी जी का आश्रम। और ये कहाँ है, शहर जो अंचल है, शहर अंचल के अंतर्गत धर्मपुर एक गांव है, उस गांव में ये अवस्थित है पैहारी जी का आश्रम। वहां पर भी आप जाकर घूम सकते हैं। उसके बाद अगला है कुरवा शिव, है ना, कहाँ अवस्थित है, शाहपुर में। और ऐसा माना जाता है कि जो बाड़ासुर है, बाड़ासुर से संबंधित ये स्थान है। ठीक है, कौन सा, कुरवा शिव, यहाँ पर भी आप घूम सकते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण है वेंकटेश मंदिर।
वेंकटेश मंदिर महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए वेंकटेश मंदिर जो है ये दक्षिण शैली में निर्मित है। ये जो मंदिर है दक्षिण शैली है ना, नागर बेसर द्रविड़ आपने पढ़ा होगा, तो दक्षिण में कौन सा द्रविड़ शैली होता है, तो दक्षिण शैली के अंतर्गत जो मंदिर निर्माण होता है उसी के अंतर्गत जो वेंकटेश मंदिर है उसका निर्माण किया गया है। जो कौन सा अंचल देखें तो वेंकटेश मंदिर जो है, वेंकटेश मंदिर कहाँ है, पेरहाप ग्राम में अवस्थित है। पेरहाप ग्राम में अवस्थित है, दक्षिण शैली में निर्मित मंदिर है। उसके बाद महत्वपूर्ण एक है शाहजी जमा मस्जिद। शाहजी जमा मस्जिद ये गरहनी बाजार में अवस्थित है, ठीक है, शाहजी जमा मस्जिद, और ऐसा माना जाता है कि शेरशाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद एक अंतिम महत्वपूर्ण है हमारा लकर शाह की मजार। वहाँ के एक महत्वपूर्ण ये व्यक्ति है लकर शाह, इन्हीं के नाम पर इस मजार को बनाया गया है, लकर शाह का मजार, जहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं और ये अवस्थित कहाँ है, शाहपुर। ठीक है। सड़क मार्गों की बात करें तो सड़क मार्ग यहाँ से NH-84 और NH-30 यहाँ से गुजरती है। इसके माध्यम से आप चाहे तो यहाँ पर आ सकते हैं। साथ ही देखें तो यहाँ पर रेल मार्ग के द्वारा भी जा सकते हैं और डोमेस्टिक हवाई अड्डे के माध्यम से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आरा भी पहुँच सकते हैं, नहीं तो पटना से आप बस के माध्यम से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और पहुँच इन सभी चीज़ों का आप आनंद ले सकते हैं। उसके बाद अंतिम चीज़ हमारा यहाँ पर बचता है कॉलेज एवं यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पर देखें तो 3 महत्वपूर्ण कॉलेज है और एक यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे पहला देखें तो हर प्रसाद दास जैन कॉलेज है, आरा में अवस्थित है। उसके बाद महंत महादेवानंद महिला महाविद्यालय है, ये भी आरा में अवस्थित है। उसके बाद महाराजा कॉलेज है, ये भी आरा में अवस्थित है। और यूनिवर्सिटी की बात करें तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अवस्थित है आरा में। तो ये 4 चीज़ें महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो आशा करता हूँ जितनी भी चीज़ें बताया वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी और वीडियो प्रॉपर दिख रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं यहाँ से 2-3 सेकंड के लिए हट के उसके बाद ही वीडियो को समाप्त करूँगा। तो सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें अगर कुछ सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले जिले के साथ। धन्यवाद।